हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग वन लाइनर का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले जब हम रेशियो स्टार्ट करेंगे तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप ये बताओ कि आखिर रेशियो पढ़ते क्यों हैं? ठीक, वाई वी रीड रेशियो। तो जब मैं ये क्वेश्चन क्लास में पूछता हूँ तो बच्चे मुझे आंसर करते हैं। जो सबसे पॉपुलर आंसर्स हैं कि सर कोर्स का पार्ट है। ठीक, और इससे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अपकमिंग चैप्टर्स में हमको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में मिलेगा। आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एजेस, पार्टनरशिप, परसेंटेज सभी में इसका यूज देखोगे। तो इस हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट भी है और हमारे कोर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन बात सिर्फ इस चैप्टर की हो रही है कि आखिर इसके मेन एप्लीकेशंस क्या है। एक बात जान लो, मैं जब भी आज के बाद आपको कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उस चैप्टर का हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है या उस चैप्टर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को अपने लाइफ से अटैच नहीं कर पाओगे तब तक आप उस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर हम रेशियो पढ़ते क्यों हैं। देखिए, अगर आप रेशियो क्यों पढ़ते हैं इसका जवाब जानना चाहते हैं तो देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है, when we want to do comparison between two or more than two quantities। बहुत सिंपल सी लाइन है, जब हमें दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच का कंपैरिजन करना है तब हम कौन सा टूल यूज करते हैं? रेशियो। यानी मैं कह सकता हूं कि ये एक तरीके का क्या है? कंपैरिजन टूल है। अच्छा, अब यहाँ पर कंपैरिजन वर्ड को बहुत ध्यान से समझना है कि आखिर यहाँ पर कंपैरिजन का मतलब क्या है। ठीक, क्योंकि जब तक, और एक वर्ड और आपको यहाँ पर समझना है, क्या? सेम टाइम। तो अब पहले तो समझो कि कंपैरिजन होता क्या है। कंपैरिजन मतलब तुलना, कि हम दो चीजों को कैसे डिफरेंशिएट कौन कौन से पैरामीटर्स पर कर सकते हैं। तो एग्जांपल से मैं आपको इस बात को समझाता हूं। मान लो आपको देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, ठीक, और आपको आपकी मम्मी ने कहा कि आज बेटा तुम्हें क्या बनाना है? चाय बनानी है। अब तुम्हें चाय बनाने तो आती नहीं है, तो फिर तुमने क्या किया? तुमने मम्मी से पूछा कि मम्मी मैं दूध और पानी कैसे मिलाऊं? तो आपकी मम्मी ने जवाब दिया कि आप दूध और पानी किस रेशियो में मिलाओ? 2:3 के रेशियो में मिलाओ। अब आपका माथा सनक गया कि अरे यार, अब हम इसका मतलब क्या समझे कि मम्मी ने तो चलो बोल दिया कि 2:3 में मिलाओ, लेकिन हमें तो इसका मतलब पता ही नहीं। अब हम कंपेयर क्या करें? कैसे कंपेयर करें कि हमें दूध कितना मिलाना है कि पानी कितना मिलाना है? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझो। जब भी अगर आपको किसी भी दो क्वांटिटी का रेशियो गिवन हो, ठीक, तो उसका जो टोटल होता है, यानी 2+3 का टोटल क्या हो जाएगा आपका? 2+3 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये जो 5 है यही क्या कहलाएगी? टोटल क्वांटिटी कहलाएगी। रियल टोटल क्वांटिटी नहीं होगी। हम ये बोल सकते हैं कि जो भी टोटल क्वांटिटी होगी वो 5 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। यानी इसका मतलब जो बंदा चाय बना रहा था, ठीक, उसकी टोटल चाय की क्वांटिटी 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो किसका मल्टीपल होगी? 5 का मल्टीपल होगी। तो मैंने यहाँ पर रियल क्वांटिटी क्या ले ली है? 5 लीटर। तो मान लेते हैं कि उसने टोटल कितने लीटर चाय बनाई? 5 लीटर। तो इट मीन्स कि ये जो रेशियो का टोटल है वही किसके बराबर हो जाएगा? इस 5 लीटर के। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि रेशियो का ही टोटल क्वांटिटी कहलाता है। तो इसीलिए यही 5 पार्ट्स किसके बराबर हो जाएगा? 5 लीटर के। तो इट मीन्स एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 लीटर। दो पार्ट की 2 और 3 पार्ट की 3। इट मीन्स कि जो उसने 5 लीटर चाय बनाई है उसमें से 2 लीटर उसने क्या मिलाया है? दूध। और 3 लीटर क्या मिलाया है? पानी। तो इस तरीके से मैंने ये डिफरेंशिएट किया कि जो जो कोई भी टोटल सॉल्यूशन होता है उसमें हम कैसे दो डिफरेंट क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, सेम टाइप। अब इस सेम टाइप का मतलब क्या है? देखो,
मैं दूध और पानी की किसकी बात कर रहा हूं? क्या उनके किसी नॉर्मल पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं? नहीं, मैं दोनों की क्वांटिटी बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की, या फिर आप कह सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। यानी दूध की भी कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है और पानी में भी उसके कॉन्सेंट्रेशन की ही बात हो रही है। इट मीन्स कि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे और इजी एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं कि मैंने कहा कि आपसे सिंपली पूछा, क्या मैन और वुमेन को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की क्वांटिटीज क्या है, या दोनों की यूनिट क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर सेम टाइप का मतलब क्या है, और रेशियो एक तरीके का क्या है? कंपैरिजन टूल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर होगी कि भाई आखिर हम रेशियो की डेफिनेशन से समझते क्या है? रेशियो हमें क्या बताता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि रेशियो को डिफाइन करो, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो देखो, बहुत ही सिंपल इसकी क्या कहते हैं डेफिनेशन है, क्या कि इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। अब किसी भी फ्रैक्शन का एक सिंपलेस्ट फॉर्म, तो अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सभी बच्चों को पता है कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, तो कोई भी n/d फॉर्म होगा उसको हम क्या बोल देंगे? फ्रैक्शन बोल देंगे। लेकिन क्या सारी फ्रैक्शन रेशियो होते हैं? ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात, या फिर क्या सारे रेशियो फ्रैक्शन होते हैं? इन दोनों बातों पर हम आगे बात करेंगे। यहां पर एक टर्म मैंने यूज किया हुआ है, क्या बेटा? सिंपलेस्ट। इट मीन्स कि ये बात क्लियर है कि सारे के सारे फ्रैक्शन रेशियो नहीं हो सकते, वही फ्रैक्शन रेशियो होंगे जो क्या होंगे? सिंपलेस्ट होंगे। मतलब क्या है मेरा कहने का? जैसे कि मैं कहूं कि 2/3, ये 2 न्यूमरेटर है और 3 क्या है? डिनोमिनेटर। तो क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है। क्या ये रेशियो है? हाँ, ये रेशियो भी है। क्यों? क्योंकि हम आगे इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स 2/3 को ही हम क्या लिख सकते हैं? 2:3 लिख सकते हैं। इसी तरह 2/5 मैंने लिखा है, ये भी 2:5 हो जाएगा, यानी 2:5। 1/6 को 1:6, 7/8 को 7:8। यानी ये ऐसे फ्रैक्शन हैं जो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप नोट को ध्यान से पढ़ें तो मैंने यहाँ पर नोट पे लिखा है 4/8। अब आप ये बताओ, 4/8 फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, 4/8 फ्रैक्शन है, क्योंकि एक न्यूमरेटर भी हो रहा है और एक डिनोमिनेटर भी कंटेन कर रहा है। लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट पार्ट है? नहीं। अगर आप इसको काटोगे या कैंसल आउट करोगे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। इट मीन्स 4/8 को और सिंप्लीफाई किया जा सकता था 1/2, और ये 1/2 क्या कहलाएगा? 1:2 कहलाएगा। इट मीन्स कि सारे के सारे फ्रैक्शन रेशियो नहीं हो सकते, लेकिन सारे रेशियो क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है ना। एक बात और यहां पर समझिए, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि 2/3 ऑफ a इज इक्वल टू सपोज दैट 3/2 ऑफ b। तो अब सर अगर ये है तो इसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे? a और b का रेशियो कैसे क्रिएट करेंगे? तो देखो, सिंपली है, जिस 2/3 ऑफ a, 3/2 ऑफ b, यानी जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है? इनटू का साइन होता है। इट मीन्स इन दोनों में नंबर और वेरिएबल में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। और नंबर और वेरिएबल में कौन सा रिलेशन है? मल्टीप्लाई का। तो दो तरीके हैं, अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू 9b। नंबर वाला पार्ट एक तरफ और वैल्यू वाला वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता? 1 होता है। ठीक, तो आप a/b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 9/4। इट मीन्स a/b या a रेशियो भी क्या कहलाएगा आपका? 9:4 कहलाएगा। ठीक, तो बहुत बच्चों को कन्वर्जन में दिक्कत होती है, तो ये बात भी आप यहीं पर समझ लीजिए। तो आपने क्या सीखा? अभी तक आपने ये सीखा कि रेशियो हम पढ़ते क्यों हैं, और दूसरी बात आपने ये सीखी कि भाई रेशियो की डेफिनेशन क्या है। ठीक, चलिए अब हम टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में बात करेंगे। देखिए, बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के रेशियोज होते हैं। कौन कौन से?
डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और कंपाउंड रेशियो। नाउ एक एक करके सारे रेशियो के बारे में जानते हैं। अगर मैं डुप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? इफ यू डू द स्क्वायर ऑफ गिवन रेशियो देन इट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। मतलब क्या है इसका? अगर सपोज दैट मेरे पास कोई रेशियो है, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिया है 3:5, तो 3:5 मैंने ले लिया। अगर मैं गिवन रेशियो का स्क्वायर कर दूं तो कर दो स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25। तो ये जो नया रेशियो मुझे स्क्वायर करने के बाद मिला इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? डुप्लीकेट रेशियो। यानी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि आप किसी भी गिवन रेशियो का स्क्वायर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डुप्लीकेट रेशियो। नाउ सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इफ वी डू द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन रेशियो, यानी अभी आप इससे पहले क्या कर रहे थे? स्क्वायर कर रहे थे। अब आपको क्या करना है? जो भी आपको रेशियो दिया हो, जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल क्या लिया है 16/81, तो अगर मैं 16:81 का स्क्वायर रूट ले लूं तो √16 √81, तो ये क्या हो जाएगा 4:9। यानी यही हमारा क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट। यानी स्क्वायर रूट करने पर जो रेशियो मिले वो क्या कहलाएगा? सब डुप्लीकेट, और स्क्वायर करने पर जो रेशियो मिले वो क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट। इसी तरह ट्रिप्लीकेट बाय नेम इट इज वेरी मच क्लियर कि अगर आप गिवन रेशियो का क्यूब कर दोगे, ठीक, तो आपका वो क्या कहलाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो। 2/3 है तो मैंने इसका क्यूब किया, तो 2 का क्यूब आपका 8 और 3 का क्यूब कितना 27। तो आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन गया बेटा? 8:27। सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा? आप क्या कर दोगे? क्यूब रूट कर दोगे किसका? गिवन रेशियो का, तो आपका क्या कहलाएगा? सब ट्रिप्लीकेट। और एग्जांपल पे मैंने क्या लिया है 64:125। अगर आप इसका क्यूब रूट करोगे तो आप सभी बच्चों को पता होगा 64 का क्यूब रूट कितना होता है 4, और 125 का क्यूब रूट बेटा कितना होता है 5। तो इट मींस हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 4:5, और यही क्या कहलाएगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। ये 4 रेशियो तो बहुत आसान थे। अच्छा, एक चीज और, जो बच्चे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, वो जरूर ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे क्योंकि क्लर्क में हमेशा इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो 4 रेशियो हमने क्लियर कर लिए। अब हमको पढ़ना है कंपाउंड रेशियो। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहले क्या लिखा है उसको देख लो। लिखा है इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 रेशियोज are there, then the new ratio is so found by multiplying all the numerator part together divided by all the denominator part together। अब ये कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन का मतलब क्या है? इजी फॉर्म क्या है? देखो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास 2 रेशियो है। सपोज दैट एक रेशियो है मेरे पास, रेशियो नंबर 1 है, कोई दिया है किसी A:B है, मेरे पास 2:5। और एक और रेशियो मुझे गिवन है, क्या है वो? है बेटा कितना? मैंने लिया है 3:7। नाउ अब आप सभी को पता है डेफिनेशन रेशियो की कि भाई ये न्यूमरेटर है 2 और ये क्या है? डिनोमिनेटर। और सेकंड रेशियो में ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? डिनोमिनेटर। इट मींस कि हमारे पास टोटल 2 न्यूमरेटर है और 2 डिनोमिनेटर है। तो कंपाउंड रेशियो मतलब, कंपाउंड मतलब क्या होता है? मिक्सिंग। तो यहाँ मिक्सिंग किसकी होगी? सेम टाइप की। तो सेम टाइप मतलब कौन कौन से? न्यूमरेटर वाला पार्ट एक तरफ और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा एक तरफ। तो एक तरफ का मतलब क्या है? यहाँ मल्टीप्लाई के फॉर्म में। जब आपके पास 2 रेशियो या 2 से ज्यादा रेशियो हो, तो जब आप सारे न्यूमरेटर पार्ट को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, तो जैसे मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लिया 2 × 3, और ये सारे डिनोमिनेटर पार्ट को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, दैट इज 5 × 7, तो ये क्या हो जाएगा 6/35। तो यही आपका क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशियो। यानी कंपाउंड रेशियो की सिंपल डेफिनेशन है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा रेशियो हैं तो सारे न्यूमरेटर का प्रोडक्ट अपॉन सारे डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा? कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के रेशियोज हैं, इनको जरूर देख के जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पर मिलते हैं और विद इन सेकंड्स ये क्वेश्चंस आप क्रैक कर लेंगे अगर आपको ये सारी डेफिनेशंस पता होंगी तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर देखो, हमको अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले इस बात को समझो।
जैसे हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक, जैसे मैंने एग्जांपल में लिया है कि अगर मुझे मान लो A/B दिया है 2:3 और B/C दिया है कितना 4:5, तो मुझे रिलेशन बताना है किसके किसके बीच में, A/B/C के बीच में। ठीक, जैसे मैं अगर एक डेली लाइफ का एग्जांपल लूं, मैं ये कहूं कि मैं A हूं, ठीक, और मेरा एक ब्रदर है B। ठीक, तो हम दोनों की जो इनकम का रेशियो है सपोज दैट 2:3 है, और फिर हमारा एक और भाई है C। तो जो मेरा दूसरा भाई है और जो मेरा तीसरा भाई है, उनकी इनकम का रेशियो क्या है, 4:5। तो अब आपको ये बताना है कि हम तीनों भाई की इनकम का रेशियो क्या होगा, एक साथ बताना है। यानी आपको डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन दिया है, लेकिन इन दोनों डिफरेंट रिलेशन से आपको इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है, जो कि किस फॉर्म में होगा, रेशियो के फॉर्म में होगा। तो बहुत इजी है, बहुत बच्चों को ये आता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जीरो हो। ठीक, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलूंगा। तो चलो देखते हैं इस चीज को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, तो अब मुझे रिलेशन निकालना है, तो पहले सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगी, जैसे मान लो अगर पहली बार ये चीज मेरे सामने आई, तो मैं क्या सोच सकता हूँ, मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें क्रिएट होंगी। मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरे पास एक ऐसा डाटा है जिसमें एक वेरिएबल कॉमन है, कौन कौन सा, बी कॉमन है हमारा। अगर मैं दोनों रेशियो को ऑब्जर्व करूं, तो पहले में भी मुझे वेरिएबल बी मिल रहा है और दूसरे में भी मुझे वेरिएबल बी मिल रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं इनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करूं, तो A/B मुझे क्या दिया गया है बेटा, 2:3, और B/C क्या है, 4:5 दिया है। जब मैं वैल्यूज को थोड़ा सा देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि जब मैं B को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे B की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर, 3, और जब मैं सेकंड वाले रेशियो में वेरिएबल B की वैल्यू देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, 4। तो मेरा जो कॉमन सेंस होगा वो ये कहेगा कि अगर कोई चीज बाय नेम इक्वल है, ठीक, तो बाय वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। भाई ये बात सही है ना कि अगर आपको मैं राम नाम से जानता हूं और कोई आपको क्या कहते हैं किसी और नाम से बुलाए, तो आपको दिक्कत होगी कि नहीं होगी, आप उससे क्या कहोगे, भाई ये मेरा नाम नहीं है, आप मेरा करेक्ट नाम राम लो। ठीक है ना, तो वही चीज यहां पर भी है कि यहां पर भाई b है तो, लेकिन एक जगह b की वैल्यू क्या है, 3 है, और एक जगह b की वैल्यू क्या है, 4 है। तो हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, सेम। अब सेम कैसे करें, तो बहुत इजी है। आप ये बताओ, दूसरे वाले रेशियो में b की वैल्यू क्या है, 4, तो जो दूसरे वाले में वैल्यू है उसको पहले वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, जैसा कि मैंने यहां पर किया है, आप देख सकते हैं। और जो पहले वाले में b वेरिएबल की वैल्यू है उसको आप दूसरे वाले रेशियो से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 3। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 4 2 जा कितना हो गया आपका 8, और 4 3 जा कितना हो गया 12, 4 3 जा कितना हो गया 12, और 5 3 जा कितना हो गया बेटा 15। तो जो आपको रिजल्ट मिला, आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो रिजल्ट मिला, जैसे 8:12 मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये 12:15, तो आप ये देखोगे कि हाँ अब हमारी बात बिल्कुल सही हो गई। जो वेरिएबल बाय नेम इक्वल थे वही वेरिएबल बाय वैल्यू भी अब क्या हो गए, सेम हो गए। यानी हाँ अब हमारे क्या कहते हैं सारे दुख क्या हो गया, दूर हो गया। तो अब बहुत इजीली हम ABC में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। कैसे, देखिए भाई B की वैल्यू सेम हो गई है, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 8, तो यानी 8 लिख दो। B की वैल्यू दोनों में सेम है, यानी कितनी है, 12 है, और C की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 15, यानी 15। इट मीन्स कि A, B और C में रिलेशन क्या हो गया, 8:12:15। अब फिर से मैं आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बताया था कि जो भी रेशियो गिवन होगा उसका अगर हम रेशियो पार्ट का टोटल कर दें तो वो टोटल बताएगा। तो चलो इसका टोटल करो, तो 15 + 12 कितना, 27, और 27 + 8 कितना, 35। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हम तीनों भाई मिलकर टोटल कितने पैसे कमाते हैं,
35 रुपीज। क्या ये रियल वैल्यू है? आप कहोगे नहीं सर, हम ये कह सकते हैं कि जो भी वैल्यू होगी टोटल वो 35 का क्या होगी? मल्टीपल। या तो आप तीनों भाई 35 कमाते होंगे, 70 कमाते होंगे, 140 कमाते होंगे, कुछ भी, लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा? 35 का मल्टीपल। और उस 35 में से 8 पार्ट ए का है, 12 पार्ट बी का है और 15 पार्ट किसका है? सी का। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार पढ़ रहे हैं। हालांकि आपको इस मेथड से कभी नहीं करना है, ठीक है, लेकिन समझाना जरूरी था, क्योंकि जब मैं टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस अप्रोच का भी यूज हम देखेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसके शॉर्टकट के बारे में चलते हैं, शॉर्ट अप्रोच के बारे में मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, अब जाहिर सी बात है एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते रहें और हम अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि एक एक सेकंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो और क्या ऑल्टरनेटिव अप्रोच हो सकती है अगर मुझे इसी रिडल को सॉल्व करना हो कि मैं कैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इस चीज को एग्जीक्यूट करूं? तो देखो, क्लास में मैं आपको बताता हूं कि जैसे किसी का नाम अगर एन से है, जैसे नितिन हो गया, निखिल हो गया, ठीक, नेहा हो गया, कोई भी ऐसा नाम हो गया, तो जिन बच्चों का नाम एन से है, ठीक, अगर आप अपने एन को उल्टा कर दोगे तो जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो इसी का मिलेगा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी देखिए, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि अब हम क्या सीखेंगे? उल्टा एन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और उल्टा एन लगाने से हमारा डायरेक्ट हमको रेशियो मिल जाएगा, कोई भी मल्टीप्लिकेशन की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो करते हैं। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या लिया था? A:B, 2:3, ठीक। B:C मैंने क्या लिया है बेटा आपका? 4:5। नाउ उल्टा एन क्या होता है? ऐसे, ऐसे और ऐसे, यही होता है। लेकिन पहले प्रिकॉशन, आपको दो नोट यहां पर ध्यान से समझने हैं। देखिए कौन कौन से। एक तो चलो ये तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया, वो तो समझाने वाली बात है, लेकिन उल्टा एन कब लगाओगे इस बात का ध्यान रखना। देखिए, जो वेरिएबल दोनों में सेम है, ठीक, वो डेफिनेटली डायगनली रिप्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सेम वेरिएबल का, वो कैसा होना चाहिए? डायगनल होना चाहिए। चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उल्टा एन लगाने से पहले जो वेरिएबल सेम है, हमेशा उनका रिप्रेजेंटेशन डायगनल होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तभी ये लगेगा, वरना ये नहीं लगेगा। बच्चे जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं। तो चलो लगाते हैं। तो 5 3 जा बताओ 15, तो 15 लिख दो, ठीक। उल्टा एन 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। तो हमारा रेशियो क्या बना? 8:12:15। यानी देखिए, मैंने यहां पर भी लिखा है 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। तो हमारा देखिए कितनी आसानी से हमने एक सेकेंड के अंदर तीनों के बीच, तीनों वेरिएबल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश किया रेशियो के फॉर्म में। वो क्या हुआ? 8:12:15। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही? तो कभी भी अगर आपको 3 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालना होगा और कोई भी एक वेरिएबल दोनों में कॉमन होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे? उल्टा एन लगाओगे। अब यहाँ पर बच्चे मुझसे क्लास में 2 क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ इतने साल से, तो मुझे पता है कि क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अब चूंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं कि मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उन डाउट्स को भी साथ साथ क्लियर करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए बच्चे मुझसे क्या पूछते हैं। एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि सर मेरा ये डाउट है कि सपोज दैट A:B दिया है और सर C:D दिया है, तो क्या हम ABCD में रिलेशन निकाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। ठीक, आप कभी भी A:B:C:D नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है। अगर कोई एक वेरिएबल कॉमन हो जाता तो आइदर उल्टा एन और आइदर बेसिक अप्रोच, हम किसी भी तरीके से बड़े आराम से, ठीक, वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकाल सकते थे। ठीक, सबसे पहला डाउट ये। दूसरा जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सर आपने ये बात तो बता दी, चलो 3 में ये बात तो फिट हो रही है ABC में, लेकिन सर मान लीजिए एक और वेरिएबल मिल जाए D, जैसे A:B हो, B:C हो, C:D हो, D:E हो, E:F हो, ठीक, F:G हो। अगर सर इतने सारे वेरिएबल हो, ठीक, तो
अब अगर इतने सारे वेरिएबल होंगे और मुझे A:B:C:D:E:F अप टू सो ऑन, अगर इनके बीच में रिलेशन निकालना हो तब आप उल्टा n कैसे लगाओगे? ठीक, या उल्टा n लगेगा कि नहीं लगेगा, या फिर अब इसको करने की और अप्रोचेस क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो अगली स्लाइड पे हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल हुए और वेरिएबल्स कॉमन है एक दूसरे डिफरेंट रेशियोज में, तब हम कैसे ABCDEFGH के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? देखो, जब आप DI सॉल्व करोगे, ठीक, या केसलेट जब आप सॉल्व करोगे और जब रेशियो बेस्ड केसलेट होगी तो वहां कम से कम बेटा ये मान के चलना कि कम से कम 5 वेरिएबल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, पीओ मेंस में तो पक्का मिलेंगे। ठीक, तो आपको A:B:C:D:E तो कैलकुलेट करना आना ही चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना, आपको रिलेशन जरूर आना चाहिए 3 से ज्यादा वेरिएबल का। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल होंगे तो हम क्या करेंगे। देखिए, मैंने एग्जांपल में लिया है A:B, B:C, C:D, D:E। अभी सॉल्यूशन को मत देखना, अभी आप क्या कहते हैं स्क्रीन के नीचे वाले पार्ट को मत देखना। आप ऐसे सोचो कि आप लाइव क्लास में हो और मैंने सिर्फ यही लाइन लिखी है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे आप सभी से एक क्रॉस क्वेश्चन करूं कि बताओ, अच्छा तुम क्या सोचते हो कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, तो सबसे आप बेसिक जो आंसर मुझे ये दोगे कि सर आपने अभी कुछ देर पहले ये सिखाया था कि जो वेरिएबल सेम हो, ठीक, उसको क्या करो, सेम करते चले जाओ, और जब आप सेम कर दोगे तो हमको रिलेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ऐसा एग्जाम में करने बैठ जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि आप पूरे एग्जाम में ठीक सिर्फ यही क्वेश्चन कर पाओगे? क्योंकि अगर आप हर वेरिएबल को सेम करने बैठ गए, ठीक, तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। तो हाँ, वो मेथड गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेथड गलत है, लेकिन वो मेथड क्या है, ठीक, बहुत टाइम टेकिंग है। तो हमको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि जिससे कि हम इन पांचों वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत कम से कम टाइम में निकाल सके। तो इस मेथड को मैंने क्या दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब बहुत ध्यान से समझना इस बात को, ठीक, कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूं। ठीक, जैसे एक बात बताओ कि जब आपसे मैं कहता हूं कि गाड़ी स्टार्ट करो, तो आप क्या करते हो? पहले आप गाड़ी पर किक मारते हो, फिर धीरे धीरे आप गाड़ी का फर्स्ट गियर लेते हो, फिर सेकंड गियर लेते हो, फिर थर्ड गियर लेते हो, फिर फोर्थ गियर लेते हो, फिर गाड़ी आपकी बहुत स्मूथली चलती रहती है। ऐसा ही करते हो, कोई भी प्रोसेस होता है। या मान लो आपको कोई पसंद आ गया, ठीक, आपको कोई पसंद है, आप उससे अपने दिल की बात कहना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? पहले आप उसको अप्रोच करोगे, ठीक, फिर किसी तरीके से दोस्ती करोगे, फिर नंबर मांगोगे, फिर अपने दिल की बात कहोगे, और फिर आपका दिल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। है कि नहीं भाई? ठीक, क्योंकि बिना नौकरी के तो दिल लगना नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक, तो यानी आप एक चीज देख रहे हो कि हर चीज का क्या होता है, प्रोसेस होता है, कि कोई चीज इनिशियल से स्टार्ट होती है, ठीक, और एंड होती है किसी एक चीज से। ठीक, यानी गाड़ी पहले गियर से स्टार्ट हुई तो चौथे गियर में आई, और अगर वापस लेना हो तो चौथे गियर से स्टार्ट होगी और कौन से गियर में आएगी, फर्स्ट गियर में आएगी। ठीक, ये चीज होगी। बस सेम टू सेम यही काम हमको यहां पर भी करना है, वही चीज, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्लेसमेंट। अब ये चीज आई कहां से, पहले मैं थोड़ा सा उसको बता देता हूं कि आखिर ये चीज आई कहां से, शॉर्टकट बना कैसे। देखो, मैंने जब तुम्हें रेशियो की डेफिनेशन बताई तो मैंने क्या कहा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन इज व्हाट, रेशियो। यानी n/d का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वही क्या कहलाएगा, रेशियो कहलाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाह रहा हूं कि कोई चीज न्यूमरेटर से शुरू हो रही है और एंड कहां पे हो रही है, डिनोमिनेटर से। ठीक, तो अगर हम न्यूमरेटर से चलते हुए डिनोमिनेटर पे खत्म करें चीजों को, तब कहीं ना कहीं हम इन पांचों वेरिएबल के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देखिए कैसे। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान से इसको समझिएगा तो एक बार में आपको आ जाएगा। मैंने कहा गाड़ी को स्टार्ट करो, यानी न्यूमरेटर से स्टार्ट करो, तो आप ये बताओ टोटल कितने न्यूमरेटर हैं। आप जब A:B में देखोगे तो एक न्यूमरेटर आपका ये है,
ठीक, फिर दूसरा न्यूमरेटर आपका ये है, फिर तीसरे वाले रेशियो में ये है और चौथे वाले रेशियो में ये है। ठीक, अच्छा डिनोमिनेटर कितने हैं ये बताओ। पहले वाले रेशियो में ये है, दूसरे वाले में ये D2 है, तीसरे वाले में बेटा ये D3 है और चौथे वाले में ये क्या है, D4। तो आपने ये देखा कि आपके पास टोटल 4 न्यूमरेटर हैं और 4 क्या है, डिनोमिनेटर है। नाउ अगर 4 न्यूमरेटर और 4 डिनोमिनेटर है तो कहानी किससे शुरू होगी, न्यूमरेटर से। तो मैंने क्या किया, चारों न्यूमरेटर को एक साथ लिख लिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ठीक, अब समझो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब क्या करना है, गाड़ी में गियर लगाना है। एक एक करके क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि भाई मैंने इसका नाम क्या दिया है, रिप्लेसमेंट। अच्छा किसका रिप्लेसमेंट होगा, ठीक, एक एक करके न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट होगा और उसकी जगह क्या आएगा, डिनोमिनेटर। और ऐसा कब तक चलेगा, जब तक कि सारे के सारे पार्ट क्या ना हो जाए, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो देखो n1 n2 n3 n4, फिर रिप्लेसमेंट हुआ n1 का, फिर क्या आ गया d1 n2 n3 n4, फिर n2 का रिप्लेसमेंट हुआ d1 d2 n3 n4, फिर d1 d2 d3 n4 और फिर लास्ट में n4 का रिप्लेसमेंट हुआ और d1 d2 d3 d4। यानी कहानी न्यूमरेटर से शुरू हुई थी और खत्म कहां पे हुई, डिनोमिनेटर पे। तो अब क्या करेंगे, चूंकि सबको मल्टीप्लाई करना है, वैल्यूज हमारे सामने है, हम सबको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो हमने लिख दिया है वैल्यूज को। जब आप वैल्यूज लिखोगे तो आपको इनकी वैल्यू पता चलेगी, जैसे कि 4 2 जा 8, 5 जा 40, 2 जा 80, ठीक, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 120, 5 2 जा 10, 3 जा 30, ठीक, 7 2 जा 14, 3 जा 42 और 7 2 3 21। यानी आपका जो रेशियो बना वो क्या बना, 80:120:30:40:42:21। इट मीन्स आपको ये बात समझ में आई कि अगर आपको 3 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आप सिंपली रिप्लेसमेंट अप्रोच का यूज करोगे और आप देखोगे कितने न्यूमरेटर हैं, कितने डिनोमिनेटर हैं। कहानी न्यूमरेटर से शुरू होगी और एक एक करके न्यूमरेटर जाएगा और डिनोमिनेटर आएगा और लास्ट ऐसा कब तक होगा, जब तक कि सारे के सारे डिनोमिनेटर ना मिल जाए। अब इसी चीज को जैसे अगर आप इस फॉर्म में देखना चाहें, जैसे टेबल के फॉर्म में, तो क्या होगा, जैसे बहुत लोग इसको एरो के फॉर्म से करेंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ए। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देखिए, ये बात मैं बताना भूल गया, ये वैसे कॉमन सेंस की बात है कि जो पहला पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ए। ए वेरिएबल की वैल्यू को डिफाइन करेगा। ये किसको डिफाइन करेगा, बी को, ये सी को, ये डी को, ये ई को। इट मीन्स ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा। अगर आप एरो के सेंस में समझना चाहें तो ये वाला, ठीक, ए और इसका मल्टीप्लाई, ठीक, आपका लास्ट वेरिएबल दैट इज ई। अब आपको क्या करना है, एक एक करके न्यूमरेटर हटाना है। तो आप क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनका करोगे, ठीक, सॉरी ऐसे, फिर ऐसे करोगे और फिर ऐसे, बहुत हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है। तो आप सिंपली ऐसे समझोगे कि आपको न्यूमरेटर से स्टार्ट करना है और डिनोमिनेटर पे खत्म करना है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको पढ़ाया, कल मैं आपको प्रपोर्शन पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। बहुत आराम से चलेंगे, हमारे पास काफी टाइम है, एग्जाम की कोई फिक्स डेट है नहीं, ठीक। और ये मेरा आपको बिलीव है कि एग्जाम आते आते आपको मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज और मैंने आज से शुरू की है कि मैं पर डे एक क्वेश्चन 2019 किसी भी मेंस का मैं डालूंगा, चाहे वो डीआई के फॉर्म में दूं, चाहे आपको वन लाइनर के फॉर्म में। और सभी बच्चे क्या कहते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो आज का आपका सबसे पहला होमवर्क है, 2 होमवर्क है क्या, एक तो ये कि जो भी मैंने पढ़ाया उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, कोई डाउट होगा आपको कमेंट बॉक्स में पूछना है। और दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक, ये आपको क्या कहते हैं, इसको नोट करिए और सभी बच्चे मुझे कल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, IBPS PO मेंस 2019 में पूछा गया है, ठीक। तो ऐसे ही मैं आपको पर डे क्या कहते हैं, मेंस के कोई ना कोई क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के
आपको दूंगा और वो आपका टास्क रहेगा। ये उन बच्चों के लिए जो पहले कहीं और पढ़ चुके हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं जो क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक, उन सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। और जो भी मुझे क्या कहते हैं सही आंसर देगा बच्चा, उसको मैं वेरी गुड कमेंट करूंगा उसके आंसर पे, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं, ठीक, प्रपोर्शन के साथ।